ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जहां पर अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाला है। यहां पर फाखरा को तो अब मौका मिल चुका है एनी को अपने घर से बाहर निकालने का। एनी को कहते कि अब तुम्हें मेरे घर में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एनी तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज इस हाल में पहुंचा है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो जाता तो यकीन करो कि मैं तुम्हें कभी भी जिंदा ना छोड़ती। ये बात सुनने के बाद तभी एनी बहुत ही ज्यादा रोती है। एनी जानती है कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ही हुआ। एनी सोचती है कि अगर वहाँ पर अफान ना जाता तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। ये बात सुनने के बाद तभी अब फाखरा की भी वो परेशान है, लेकिन अफान के होते हुए कभी भी फाखरा ऐसा नहीं कर सकती थी कि एनी को अपने घर से बाहर निकाल दे। अब जैसे ही अफान होश में आ जाता है तभी कहता है कि मम्मी एनी की तबीयत ठीक है। एनी कैसी बात सुनकर तभी अब फाखरा कहती है क्या हो गया बेटा, तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं जो तुम्हारे लिए माँ रो रो कर परेशान हो चुकी थी। ये बात सुनने के बाद अफान कहता है कि नहीं मम्मी, आप जानते हैं कि एनी की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब थी जब मैं वहाँ पर पहुंचा था। एनी की कॉलेज वाले ही छोड़कर उसे यहाँ पर आ गए थे। ये बात सुनने के बाद तभी फाखरा कहती है कि बस कर दो, एनी के बारे में इतना परवाह कर। एनी की परवाह करते करते देखो तुमने अपनी क्या हालत कर ली है। अब पास खड़ी आयमा को भी बहुत गुस्सा आता है कि आखिर क्यों अफान होश में बाद में आया है। उसने पहले एनी के बारे में पूछा है। अब डॉक्टर से अब फाखरा पूछते है कि आखिर कब तक मैं अफान को अपने घर लेकर जा सकती हूँ। और तभी डॉक्टर कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, अफान बिल्कुल ठीक है, गोली इसको छूकर गुजर गई थी, बेटा बिल्कुल ठीक है। आप चाहे तो आप इसे लेकर जा सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ी एहतियात की जरूरत करनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद तभी फाखरा कहते हैं कि ठीक है, जाओ शहरयार और जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, हम अफान को घर ले जाते हैं। यार जैसे जाते हैं सभी डिस्चार्ज लेटर्स ले आते हैं। अब जैसे जाते तभी फाखरा कहती है एनी को कि तुम्हें हमारे साथ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो अपने माँ बाप के साथ चले जाओ, जहीं पर जाकर अपनी स्टडी को भी कंप्लीट करना। ये बात सुनने के नहीं कहते क्या हो गया है मम्मी आपको, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, मुझे आपको बताना चाहिए था, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप मुझे घर से ही बाहर निकाल दे। ये बात सुनकर तभी फाखरा कहती है कि देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुमसे माफी मांगती हूँ। गलती कर दी जो अपने बेटे की शादी तुमसे की और तुम्हें अपने घर में पनाह दे दी। अगर इस तरह मैं ना किया होता तो आज मुझे ये वक्त भी ना देखने को मिलता। फाखरा जरीन से कहती है कि अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाइएगा, जाकर इसकी स्टडी कंप्लीट करवाइएगा ताकि अपने पैरों पर ये खड़ी हो सके। ये बात सुनने के बाद तभी अफान कहता है क्या हो गया मम्मी, आप अपनी माँ के घर नहीं जाएगी, एनी अपने घर में ही जाएगी। ये बात सुनने के बाद तभी फाखरा कहती है क्या हो गया अफान, अपनी तबीयत देखो, तुम्हें डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया। तभी अफान कहता है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एनी को भी उस घर में लेकर जाएं क्योंकि एनी का वो घर है। ये बात सुनने के बाद तभी फाखरा खामोश रहते हैं क्योंकि अपने बेटे की हालत देखकर उसे ये फैसला करना ही पड़ता है कि अगर मैं यहाँ पर जिद करूंगी तो अफान करेगा, और अफान की तबीयत ऐसी बिल्कुल भी नहीं कि अफान के साथ किसी भी तरह की कोई भी बहस की जाए। तभी अब कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसे एनी को साथ तो ले आती है, लेकिन फाखरा भी बहुत शातिर दिमाग औरत है। दिन जैसे ही खाने की टेबल पर सब बैठे होते हैं तो सब बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तभी कहते हैं कि अफान अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। अफान कहता है क्या हो गया मम्मी आपको। ये बात सुनने के बाद तभी फाखरा कहती है कि बेटा तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी परेशान हो गई थी जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैं बैठी यही बोलते तभी कहते हैं कि आखिर तुम्हें एनी के पीछे जाने की जरूरत ही क्या थी, क्या एनी के माँ बाप नहीं थे एनी को ढूंढने के लिए। वैसे भी एनी अपने माँ बाप को ही तो बताकर गई थी, हमें कौन सा बताकर गई थी। अफान कहता है कि लेक्चर शुरू हो चुका है मैं जानता हूँ, लेकिन हमें नाश्ता करने दे सुकून से। ये बात सुनने के बाद तभी दुर्दाना कहते हैं कि आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है एनी के साथ, भाग भाग कर उसके पीछे जाते हो। तभी अफान कहता है कि आप सुनना चाहती हैं कि मेरा एनी के साथ क्या रिश्ता है, क्या आप सुन पाएंगी। तभी अफान सोच रहे थे कि अब मुझे बताना ही पड़ेगा सबको, क्योंकि एनी का इस घर में वैसा भी जीना हराम किया हुआ। एनी को तो पता होता है कि अफान के दिल में क्या चल रहा है। एनी बहुत ही घबरा जाती है और अफान की तरफ बहुत गुस्से से भी देखती है, लेकिन तभी अफान कह देते थे कि हाँ आप सब लोगों को लगता था कि मैं एनी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब एनी गुम हो गई थी तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे एनी से मोहब्बत है। इसके दूर जाने की वजह से मैं कितनी तकलीफ में आ गया था मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एनी ना मिलेगी तो न जाने मैं खुद के साथ क्या कर पाऊंगा। ये बात सुनने के बाद तभी अब सबके मुंह एक दूसरे की तरफ खुले के खुले रह जाते कि अफान ये क्या कह रहा है, अफान तुम होश में तो हो। अफान जब ये बात कह देता है तो तभी एनी की तरफ देखता है तो एनी को बहुत ही गुस्सा भी आया होता है। तभी फाखरा और दुर्दाना तो कहते हैं कि हमें तो पहले इस बात का डर था। तभी एनी कहते हैं कि मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता कि अफान ऐसा क्यों कह रहा। मैं कहती है कि हाँ तुमने तो बस उल्लू ही बनाना होता है दूसरों को, जिस तरह से अब तुमने अफान को अपने पीछे लगाया हुआ है। ये बात सुनने के बाद तभी अब एनी कहती है हाथ जोड़कर के बस कर दे, मेरे किरदार को गंदा मत कीजिए। जब मैंने आपको कहा कि मैंने ऐसा कभी भी अफान के बारे में नहीं सोचा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी अफान अब होश में आता है कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने होश खो बैठा था जो मैंने एनी के लिए इस तरह के अल्फाज सबके सामने इस्तेमाल कर दिए, जबकि मैं जानता था कि एनी ऐसा कभी भी नहीं चाहती। अफान अब सबके मुंह की तरफ देखता है और दुर्दाना कहती है कि अफान ये तुमने क्या किया है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई और तुम्हें रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। अफान कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और किसी को अपनाना कोई गुनाह है तो आप मुझे बता दें कि गुनाह है।
तभी कहती है दुर्दाना कि नहीं, गुनाह तो नहीं है, तुम जानते हो कि लोग कितनी बातें बुनाएंगे कि तुम्हारा भाई मर गया और तुमने अपनी भाभी के साथ शादी कर ली। ये बात सुनकर अफान कहता है कि जी, कभी भी उमर को यतीम नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एनी के साथ शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर तभी फारा कहती है कि अच्छा, तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? तुम कभी भी एनी के साथ शादी नहीं कर सकते और न ही कभी मैं एनी के साथ शादी तुम्हारी करूंगी। अपनी माँ से कहता है कि आखिर इसमें बुराई ही क्या है अगर मैं एनी के साथ शादी कर लूंगा। तभी अब फाखरा कहती है कि देखो बेटा, वो शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है और मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी सी दुल्हन लेकर आऊँ। सिद्रा को पसंद करते थे और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर एनी कहाँ से आ गई? ये बात सुनकर तभी अफान कहता है कि नहीं मम्मी, सिद्रा को मैं पसंद करता था लेकिन एनी को मैंने चाहा है और अपनी चाहत को मैं कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। सिद्रा अब मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं है और आप जानते हैं कि सिद्रा मुझसे क्यों दूर हुई है, सिर्फ और सिर्फ आयमा की वजह से। नहीं, मेरे दरमियान और सिद्रा के दरमियान गलत फहमियां पैदा की थी। आयमा को लग रहा था कि अगर आयमा ये सब कुछ करेगी तो मैं आयमा के साथ शादी कर लूंगा, लेकिन आयमा की ये बहुत बड़ी गलत फहमी थी। कल और ना ही आज और ना ही आने वाले वक्तों में कभी भी आयमा को अपनाऊंगा। ये बात सुनकर तभी आप बहुत ही ज्यादा आयमा को गुस्सा भी आता है। तभी आयमा कहती कि मैं कौन सा तुम्हारे पीछे मरे जा रही हूँ, जो तुमसे शादी नहीं हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद तभी अफान कहता है कि ठीक है, अगर मुझसे शादी करने के लिए नहीं मरी जा रही तो फिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? आयमा कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हुई, बस तुम्हारी माँ ही जो है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहती है, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे लड़के के साथ शादी करने की, जिसे अपनी के साथ साथ अपने घर वालों की इज्जत का भी जरा एहसास नहीं। बात सुनने के बाद अफान को बहुत गुस्सा भी आता है। कहता है कि तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? घर की इज्जत? मैंने कौन सी घर की इज्जत पर डाका डाला है? ये बात सुनने के बाद अब आयमा कहती है कि जो कुछ तुमने किया है ये किसी डाके से तो काम नहीं है। ये बात सुनने के बाद तभी अफान कहता है कि बस इससे आगे तुम अगर एक और लफ्ज बोलूंगी तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सामने मेरी खालाजाद बैठी हुई हो, वरना हाथ पकड़कर और धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगा। तभी दुर्दाना कहते कि हाँ, जब तुम इस लड़की से शादी करने का इरादा करोगे तो तुम ऐसा ही सोचोगे, क्योंकि ये लड़की तो पहले ही हमें इस घर से निकालने की धमकी दे चुकी है, तो अब ये वक्त भी हमें देखना बाकी था। ये बात सुनने के बाद तभी फारा कहते हैं कि दुर्दाना चुप करो, कोई भी तुम्हें इस घर से मेरे होते हुए नहीं निकालेगा। और तुम्हें किसने कहा कि मेरी बहू एनी फिर से बनेगी? एनी बस एक दफा ही मेरी बहू बन सकती थी और वो बन चुकी है, और अब इस घर की बहू आयमा बनेगी। आप लोग कान खोलकर सुन लो कि नेक्स्ट वीक में आयमा और अफान की शादी करने जा रही हूँ। अफान कहता है क्या हो गया है मम्मी आपको, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं कभी भी आयमा जैसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और अपने जहन में भी बिठा लें, इस तरह के अपने जहन से वसवसे निकाल दें कि मैं आयमा के साथ कभी शादी करूं। आयमा अपनी खाला से कहती है कि खाला आप क्यों मुझे बार बार इंसल्ट करवाती हैं? अगर आपका बेटा मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो आप भी इस तरह के ख्वाब मुझे मत दिखाया कर। ये बात सुनने के बाद तभी आप फाखरा कहती है कि नहीं, शादी करूंगी तो और इस घर की बहू बनाऊंगी तो सिर्फ आयमा को ही, एनी को नहीं। तभी आप फाखरा को बहुत ही गुस्सा भी आता है। तभी फाखरा कहती है कि एनी नाश्ता करने के बाद अपना सामान पैक करना और यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें अब इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और उमर को यहीं पर छोड़कर जाना। ये बात सुनने के बाद तभी एनी कहते कि मम्मी जब मैंने आपको कहा कि आप मेरी तरफ से मुतमईन रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं अफान को पसंद करती हूँ और ना ही फान से कभी शादी करना चाहती हूँ, इसने तो इस रिश्ते का भी लिहाज नहीं रखा। तभी फारा कहती है कि बेटा तुमने कुछ ना कुछ तो इसको ऐसा कहा है जिसकी वजह से अफान इतनी बड़ी बात कर रहा है, तुम्हारे कहे बगैर तो ये इस तरह की बात कभी भी नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद तभी एनी कहती है कि आखिर मैं कैसे आप लोगों को यकीन करवाऊं कि मैंने ऐसा कुछ भी अफान से नहीं कहा, न जाने क्यों अफान को क्या हो गया जो इस तरह की बातें कर रहा है। दाना कहते कि इतना मासूम बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से पहले लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसती है, तो इसके बाद तुम कह रही हो कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अपने मरे हुए शोहर का ही लिहाज कर लेती कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, वो कुछ काम तुम्हारे लिए छोड़कर गया था जो तुम्हें और लालच आ गया था। ये बात सुनने के बाद तभी अब एनी कहती कि आखिर आप लोग क्यों मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? क्यों आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती? मैंने जिंदगी में बस अपने शौक से ही मोहब्बत की है और महरोज की जगह मैं कभी भी किसी को नहीं दे सकती। ये बात सुनने के बाद तभी कहते हैं कि देखो एनी, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, जब तक अफान की शादी नहीं हो जाती तुम इस घर में नहीं आओ। वैसे भी जो इस घर में कभी भी नहीं आऊंगी, लेकिन अपने बेटे को लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। ये बात सुनने के बाद तभी फाखरा कहती है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उमर के बगैर मेरा गुजारा नहीं है और तुम उमर को यहीं पर छोड़कर जाओगे। वैसे भी जो फैसिलिटीज इस घर में उमर को मैसर है वो उस घर में कहाँ पर होगी। ये बात सुनने के बाद तभी एनी कहते हैं कि मम्मी अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि मैं उमर को इस घर में छोड़कर जाऊंगी तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। और रही बात कि आपका गुजारा उमर के बगैर नहीं, अगर आप दादी होकर उमर के बगैर नहीं रह सकती तो आप खुद सोचे कि एक माँ कैसे अपने बेटे के बगैर रह
سکتی ہے۔ آپ تو بیٹے کی جدائی سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب فاخرہ کہتے کہ اچھا تو تم مجھے تانا دے رہی ہو کہ میرے بیٹے کیا؟ یہ بات سننے کے بعد تبھی آئمہ کہتے ہیں کہ اگر خالہ جان یہ عمر کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تو جانے دیں، اگر جب آپ کا دل کرے گا ڈرائیور کو بیچ کر بلوا لیجیے گا، آپ کے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی فاخرہ کہتے ہیں کہ ہاں کہہ تو تم صحیح رہی ہو۔ تبھی کہتے کہ دیکھو اینی، میرے آنے سے پہلے تم اس گھر میں مجھے نظر مت آؤ، جو بھی تمہارا سامان یہاں پر ہے ضروری وہ یہاں سے لے جاؤ، تمہارے لیے اس وقت یہی بہتر ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی ماں کی بالکل بھی پرواہ نہیں، جو تمہارے لیے ماں رو رو کر پریشان ہو چکی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد عفان کہتا ہے کہ نہیں ممی، آپ جانتے ہیں کہ اینی کی کنڈیشن کتنی زیادہ خراب تھی جب میں وہاں پر پہنچا تھا، اینی کی کالج والے ہی چھوڑ کر اسے یہاں پر آ گئے تھے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی فاخرہ کہتی ہے کہ بس کر دو، اینی کے بارے میں اتنا پرواہ کر، اینی کی پرواہ کرتے کرتے دیکھو تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے۔ اب پاس کھڑی آئمہ کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ آخر کیوں عفان ہوش میں بعد میں آیا ہے، اس نے پہلے اینی کے بارے میں پوچھا ہے۔ ڈاکٹر سے اب فاخرہ پوچھتے کہ آخر کب تک میں عفان کو اپنے گھر لے کر جا سکتی ہوں، اور تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کریں، عفان بالکل ٹھیک ہے، گولی اس کو چھو کر گزر گئی تھی، بیٹا بالکل ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو آپ اسے گھر لے کر جا سکتی ہیں، لیکن آپ کو تھوڑی احتیاط کی ضرورت کرنی پڑے گی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی فاخرہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ شہریار اور جا کر فارمیلٹیز پوری کر دو، ہم عفان کو گھر لے جاتے ہیں۔ شہریار جیسے جاتے ہیں سارے ڈسچارج لیٹرز لے آتے ہیں۔ اب جیسے ہوتا ہے تبھی فاخرہ کہتی ہے اینی کو کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جاؤ، جہیں پر جا کر اپنی